नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल की एक नई शुरुआत में जिसका नाम है एडिटोरियल एनालिसिस। इस प्रोग्राम में हम अंग्रेजी के अखबारों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में छपे उन एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे जो विद्यार्थियों की समझ को गहरा बनाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम मुख्यतः 3 चीजों पर ध्यान देंगे। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस से लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के मुख्य बिंदुओं को समझना। और तीसरा, उन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर प्रकाश डालना जिनका जिक्र एडिटोरियल में आया है या जो एडिटोरियल को समझने के लिए जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल द हिंदू अखबार में से लिया गया है जो पेरिलियस स्टेट नाम से आया था और ये बात करता है कोविड-19 के वजह से जो राज्य सरकारों को परेशानी हो रही है उनकी वित्तीय स्थिति में, उसे कैसे सुधारा जा सकता है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या भूमिका है। यूपीएससी सिलेबस से इसका लिंक देख लेते हैं। GS2 के अंतर्गत आप इसे फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स में लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स से भी लिंक कर सकते हैं। और GS3 के अंतर्गत आप इसे इंडियन इकोनॉमी में इश्यूज रिलेटिंग टू मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत लिंक कर सकते हैं। की पॉइंट्स में एडिटोरियल कहता है कि अब वक्त आ गया है क्योंकि कोविड-19 की वजह से देश जो है वो काफी दिन से लॉकडाउन के अंदर रहा है और इसकी वजह से एक तरफ जहां वित्तीय संकट खड़ा हुआ है वहीं दूसरी तरफ इस महामारी से लड़ने के लिए सरकारों को लगातार और पैसा चाहिए, तो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो एक तरफ आपके पास आय के स्रोत कम हुए हैं और दूसरी तरफ आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकारों को राज्यों की वित्तीय रूप से मदद करने की आवश्यकता है जिससे वो वायरस का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सके। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, इस वक्त राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और ये बात हर राज्य पे लागू होती है। कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन की वजह से राज्य की वित्तीय स्थिति को तिहरा झटका लगा है, यानी 3 तरफ से झटका लगा है। और वो कैसे? सबसे पहले उनके जो खुद के राजस्व के स्रोत हैं वो कम हो गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि शराब की बिक्री पे रोक लग गई थी क्योंकि हर चीज ही लॉकडाउन के अंदर थी और संपत्ति की खरीद और बिक्री नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उनको स्टैंप शुल्क पे भी जो पैसा आता था वहां से वो भी बंद हो गया था। पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री की तरफ से जो उनको पैसा मिलता था वो भी खत्म हो गया था। तो इन सब चीजों की वजह से शराब, संपत्ति और पेट्रोलियम उत्पादों की वजह से उनका जो राजस्व आता था उसका सिर्फ आधा हिस्सा इस वक्त आ रहा था। दूसरी तरफ उनका व्यय जो है वो बढ़ गए थे क्योंकि वो उधार लेते जा रहे हैं सरकार से या मार्केट से, तो ब्याज भुगतान बढ़ता गया। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं और कर्मचारियों के वेतन में कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए वो व्यय अपनी ही जगह है, वहां पे कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा कोविड-19 की वजह से उन्हें स्वास्थ्य सेवा और जो बाकी अवसंरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस बीमारी से लड़ने के लिए, उसके लिए उन्हें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ी और एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े जिसकी वजह से उनके ऊपर भार आ गया है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप देखें तो आप समझ रहे होंगे कि उनका जो आय के सोर्स हैं, यानी जो उनके रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो कम हो गए हैं और जो एक्सपेंडिचर है वो लगातार बढ़ गया है और ऐसे में कहीं से भी और पैसा आता दिख नहीं रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आके राज्य सरकारों की मदद करें। आगे एडिटोरियल कहता है कि आश्चर्य की बात नहीं कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे अगर आप राज्यों को देखें जिनकी औद्योगिक स्थिति बाकी राज्यों से काफी बेहतर है, वो भी अब मांग कर रहे हैं मदद की सरकार से और RBI से। सरकार से, केंद्र सरकार से वो सहायता राशि के लिए बोल रहे हैं लगातार और RBI से वो कह रहे हैं उनको उधार नियमों में छूट प्राप्त करें। और RBI के अंतर्गत एक टूल होता है WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार चाह रहे हैं कि उन्हें और छूट मिले RBI से उधार लेने में। कुछ राज्यों ने खर्चों पर लगाम लगाने के लिए अपने कर्मचारियों की पेंशन और लाभों में भी कटौती की है जिससे कहीं से तो व्यय में कुछ कमी आए और वो कुछ पैसा जो है जोड़ सके। एडिटोरियल आगे कहता है कि ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, केंद्र के ऊपर या राज्य के ऊपर, जो ऐसी वित्तीय संकट खड़ा हो गया है हमारे सामने। ये तर्क दिया जा सकता है कि लॉकडाउन के लगातार विस्तार की मांग करके जो राज्य सरकारें हैं वो गलत तरीका अपना रही हैं क्योंकि लॉकडाउन से आप इकोनॉमी जो है उसको लगातार इम्पैक्ट करोगे, आपके पास कहीं से पैसा नहीं आएगा। दूसरी तरफ आप सेंटर से लगातार मदद की मांग करोगे जबकि इकोनॉमी का जो नुकसान है वो सेंटर को भी हो रहा है। ऐसा करना न कि केवल राज्य के वित्त बल्कि केंद्र के वित्त पर भी भारी दबाव डालेगा क्योंकि जब तक लॉकडाउन का विस्तार रहेगा, लॉकडाउन 3.0 से हम 4.0 की तरफ भी बढ़ चुके हैं,
तब तक पूरी तरीके से इकोनॉमी जो है वो अपने फुल फोर्स में नहीं आ पाएगी और उसका वित्तीय प्रभाव दोनों पे रहेगा। क्या राज्यों की लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग और साथ ही केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग, ये एक साथ करके क्या राज्य आसान रास्ता अपना रहे हैं, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, ये सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ एडिटोरियल कहते हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं उन्होंने ऐसे वित्तीय संकट में हताशा में शराब की बिक्री तक शुरू कर दी है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के जितने भी मानदंड को अपनाया जा रहा था अब तक उनका उल्लंघन किया गया है, जिसकी वजह से कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में वृद्धि आई है। ये बात की एडिटोरियल ने स्टेट गवर्नमेंट्स की, यानी राज्यों के जो फाइनेंशियल स्टेट है इस टाइम, उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल की क्या फाइनेंशियल स्टेट है, क्या इकोनॉमिक स्टेटस है। केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, जो कि बहुत ही लाजमी सी बात है। इस वक्त कहीं से भी इकोनॉमी जो है वो काम नहीं कर रही है, तो कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन कम से कम केंद्र के पास परंपरागत और अपरंपरागत कई तरीके के साधन हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार जो है वो पैसा जुटा सकती है, वो अपने वित्त की भरपाई कर सकती है। जैसे कि केंद्र सरकार ने अभी पेट्रोलियम के, जब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में दाम गिरे हैं ऑयल प्रोडक्ट्स के, उस वक्त केंद्र सरकार ने दाम नहीं गिराए हैं, जबकि पेट्रोल जो है उस पे 13 रुपये और डीजल पे 16 रुपये की वृद्धि कर दी है। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, जो अलग से आय हुई है केंद्र सरकार की, वो उसी के पास जाएगी। इसके अलावा इस फिस्कल ईयर में जो केंद्र सरकार ने अपने उधार का लक्ष्य रखा था, टारगेट रखा था, उसका 50% से ज्यादा बढ़ा दिया है। से अगर पहले केंद्र सरकार ने टारगेट रखा था 100 रुपये इस फिस्कल ईयर के, तो अब उसे 175 रुपये कर दिया है कि इतना उन्हें उधार की जरूरत पड़ेगी, चाहे मार्केट से, चाहे आरबीआई से, बाहर के देशों से भी, जिससे कि वो अपना खर्चा निकाल सके। तो ये जो बाहर के देशों से या मार्केट से जो टूल उपलब्ध है केंद्र सरकार के पास, वो राज्य सरकारों के पास नहीं है। आगे एडिटोरियल केंद्र की जिम्मेदारी बताते हुए कहता है राज्यों का जितना भी बकाया है केंद्र के पास, जैसा कि आपको पता होगा कि जीएसटी कॉम्पनसेशन के तहत केंद्र सरकार को कुछ पैसा राज्यों को देना पड़ता है, जीएसटी लगने की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। लेकिन बहुत सारा जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है इस बार नहीं दिया गया है राज्य सरकारों को। इसी तरीके के और भी जो बकाए हैं राज्य सरकारों की तरफ केंद्र सरकार के पास, उसको जारी करने के लिए संसाधनों की पहचान करनी चाहिए। और कोविड-19 से संबंधित जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है राज्य सरकारों के ऊपर, वो केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है भरपाई करने की। इसके अलावा इस वक्त राज्य सरकारों का जो राजकोषीय घाटा है, यानी स्टेट फिस्कल डेफिसिट जो है, वो इस वक्त 3% है, उसको कम से कम 4.5% कर देना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि राज्य सरकार की जो आय और व्यय में जो गैप होना चाहिए वो सिर्फ 3% का होना चाहिए। यानी अगर आपकी आय 100 रुपये है तो आप सिर्फ 103 रुपये तक खर्चा ऊपर कर सकते हो, यानी 3 रुपये आप ऊपर कर सकते हो। तो इसको बढ़ा के 4.5% कर देना चाहिए, जिससे कि उन्हें कम से कम 105 रुपये तक व्यय करने की आसानी उपलब्ध हो जाए। साथ ही यही चीज सेंटर को सेंट्रल फिस्कल डेफिसिट के साथ भी अपनानी चाहिए कि उनका जो फिस्कल डेफिसिट का रेंज है वो बढ़ जाए। जैसे कि इस वक्त अगर 2 से 4% है तो वो बढ़ा के इस वक्त ऐसे हालातों में वो 5%। ये जो फिस्कल डेफिसिट की रेंज होती है, चाहे केंद्र सरकार के लिए या राज्य सरकार के लिए, ये FRBM एक्ट के तहत फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रखी जाती है, जिससे कि आप जितनी आय है उसी के अंतर्गत ही अपने व्यय रखें। बहुत ज़्यादा अगर आपने खर्चे कर लिए तो आपको आर्थिक स्थिति में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा राज्यों को अधिक उधार लेने की छूट दी जानी चाहिए। जैसे कि अभी जो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना उधार ले सकते हैं, या आरबीआई से कितना उधार ले सकते हैं, या मार्केट से कितना उधार ले सकते हैं, उसके कुछ लिमिट्स हैं। ये जो लिमिट है, अब क्योंकि दिक्कतें ऐसी हैं तो इन लिमिट में भी थोड़ी नम्रता बरतनी चाहिए इसकी। और जो लॉकडाउन का स्तर है, अभी तक तो हमारा देशव्यापी लॉकडाउन था, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हर जगह, हर क्षेत्र में एक तरीके का वायरस या कोविड-19 का इम्पैक्ट नहीं है। कुछ रेड जोन है, कुछ ग्रीन जोन है, कुछ ऑरेंज जोन है। तो इसके ही तरीके से ये लॉकडाउन से आज़ादी मिलनी चाहिए और राज्यों को खुद के मूल्यांकन पर ये आर्थिक गतिविधियां जो है वो फिर से शुरू करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए यही आधार भी होना चाहिए आगे, कि जहाँ पे इम्पैक्ट कम है वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू करने की आज़ादी हो राज्य सरकारों को।
आगे के रास्ते में एडिटोरियल कहता है कि आर्थिक गतिविधि को फिर से शुरू करने में बड़ी छूट न केवल राज्य बल्कि केंद्र के स्तर पर भी होनी चाहिए, जिससे कि जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस से शुरू होगी, आप बहुत सारा जो ये वित्तीय संकट है उससे निपटारे के समाधान मिल जाएंगे। की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। हम उधार की बात कर रहे थे, सेंटर और स्टेट की। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के तहत जो केंद्र सरकार है वो भारत के अंदर या भारत के बाहर दोनों ही जगह से उधार ले सकती है। और वह भारतीय सरकार जो है वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या और भी कई तरीकों से भारत के बाहर से भी उधार लेती रहती है। इसके बदले में जो गारंटी दी जाती है कि अगर ये उधार नहीं चुक पाया तो कौन सी चीज़ को हम सिक्योर कर रहे हैं उस उधार के बदले, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। ये कोलेट्रल की तरह काम करता है जब भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उधार लेती है। ये कितना उधार ले सकती है, ये जो लिमिट है ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया है जिसके अंदर ये लिमिट तय हो। जो राज्य सरकार है वो भारत के अंदर ही उधार ले सकती है, बाहर से उधार लेने की अनुमति राज्य सरकारों को नहीं है। जब राज्य सरकार उधार लेती है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है वो गारंटी की तरह काम करता है और इसकी जो लिमिट है वो स्टेट लेजिस्लेचर तय करता है। इसके अलावा राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार से भी उधार ले सकती हैं। केंद्र सरकार उधार का पैसा कहाँ से देगी राज्य सरकार को? वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देगी। हालांकि ये जरूर एक लिमिट है कि अगर राज्य सरकार ने अपना पहला बकाया जो है उधार का, तो बिना केंद्र सरकार के परमिशन के वो कहीं भी और से बाकी लोन नहीं ले सकती। लिमिट्स क्यों लगाई गई हैं बोरोइंग्स पे? क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट होता है यानी आपका राजकोषीय घाटा, तो इसका जो बहुत बड़ा पार्ट है, राजकोषीय घाटा कितना है, इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है ये इंटरेस्ट की वजह से आता है कि सरकारों का बहुत सारा पैसा जो है वो उन्होंने जो भी उधार लिया है उसका इंटरेस्ट देने में जाता है। तो अब हम जितना ज़्यादा उधार लेंगे उतना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा आपका फिस्कल डेफिसिट होगा। जैसे कि कोविड-19 वाली परिस्थिति है तो आपको पता है कि इस टाइम जीडीपी पे भी बहुत कम है, बहुत गिरा हुआ है और दूसरी तरफ आपका लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हायर डेट टू जीडीपी रेशियो हो जाएगा। फिर हमने बात की थी कि राज्य सरकारें चाह रही हैं कि उन्हें थोड़ी और छूट दी जाए आरबीआई से उधार लेने में, तो आरबीआई से सरकारें उधार WMA मैकेनिज्म उसके तहत लेती हैं। इसका मतलब क्या होता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, कि अगर राज्य सरकारों का खर्चा जो है वो 10 रुपये है और उनकी आय जो है इस वक्त वो 1 रुपये है, तो ये 9 रुपये की जो भरपाई है वो कहाँ से करें? तो ऐसे में वो 9 रुपये जो हैं आरबीआई से ले लेती हैं 3 महीने की अवधि के लिए और इस पे इंटरेस्ट जो लगता है वो रेपो रेट के बराबर लगता है। ये एक टेम्परेरी लिक्विडिटी अरेंजमेंट है कि 3 महीने के लिए अगर आप ले रहे हो तो बहुत टेम्परेरी है और आपको उस वक्त जो संकट है उसमें आपको मदद मिल जाती है। तो राज्य सरकारें क्यों कह रही हैं कि इसकी जो लिमिट है वो बढ़ाई जाए जिससे उनके लिए आसान हो जाए इस टूल के तहत पैसा उधार लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी या किसी और तरीके की गारंटी नहीं देनी पड़ती और ये थोड़ा आसान तरीका है, सस्ता पड़ता है मार्केट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार लेने की बजाय। और कितनी ले सकती हैं WMA के तहत, वो लिमिट क्या है, ये आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये मिलकर डिसाइड करती हैं। अभी कोविड-19 के तहत क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो है ये लिमिट 60% तक कर दी गई है और स्टेट्स के लिए भी ये 60% कर दी गई है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या रेवेन्यू सोर्सेज हैं सेंटर और स्टेट के, कहाँ से पैसा आता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का देखें तो 2 तरीके से पैसा आता है, एक तो टैक्स से और एक टैक्स के अलावा। टैक्स कौन कौन से लगते हैं? जो केंद्र सरकार के पास पैसा आता है वो यूनियन लिस्ट जो है 7 शेड्यूल के अंतर्गत वहाँ पे बताए हुए हैं वो टैक्सेस। ये हैं जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, आपका इनकम टैक्स हो गया, कस्टम्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, जीएसटी हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये टैक्स के थ्रू आती हैं। नॉन टैक्स यानी बोरोइंग्स यानी उधार ले सकती है केंद्र सरकार। उसके अलावा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं यानी PSUs हो गई, आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से जो प्रॉफिट होता है, जो इनकम आती है वो हो गया। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे सरकारी ज़मीन हो गई। अब केंद्र सरकार बहुत सारे राज्य सरकारों को उधार देती हैं, इसके अलावा बाहर के देशों को भी उधार देती है जहाँ से उनको इंटरेस्ट मिलता है या वो लोन भी जब वापस होता है तो वो पैसा भी मिलता है। इसके अलावा केंद्र सरकार को गिफ्ट्स मिलते हैं, डोनेशंस मिलती हैं, ग्रांट्स और एड्स मिलते हैं बाकी संस्थानों से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो हैं या
बाकी जो सरकारें हैं, ये सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आय के स्रोत बनता है। ऐसे ही हम राज्य सरकारों के आय के स्रोत अगर देखें तो वो भी टैक्स और नॉन टैक्स में आप डिवाइड कर सकते हो। टैक्स दो तरीके के हैं राज्य सरकार के पास। एक तो वो टैक्स जो राज्य सरकार खुद कमाती है, खुद लेती है, वो वाले कौन से हैं? वो हो गए आपके स्टेट जीएसटी जो लगते हैं, वैट हो गया जो मेनली फ्यूल या ऑयल प्रोडक्ट्स पे लगता है, एक्साइज जो शराब के थ्रू मिलती है, प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजैक्शन से पे जो टैक्स लगता है, व्हीकल्स यानी वाहनों की खरीद पे जो टैक्स लगता है, और कुछ और सोर्सेज हैं। अब आप समझ सकते हो कि शराब की बिक्री भी अभी तक बंद थी, प्रॉपर्टी पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था, कोई व्हीकल्स नहीं खरीद रहा था, तो ये सारे जो स्रोत थे ये सरकारों के, राज्य सरकारों के बंद हो गए। इसके अलावा 26% जो है वो सेंटर के पास जो टैक्सेस आते हैं वहाँ से मिलता है। इसके अलावा ग्रांट्स मिलते हैं उन्हें सरकार की तरफ से। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू कुछ मिलता है, जैसे कि बहुत सारी फीस होती हैं जो आपको देनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो भी फीस होती है वो आपको राज्य सरकार को देनी पड़ती है। फिर जैसे केंद्र सरकार के अंडरटेकिंग्स हैं, ऐसे राज्य सरकार के अंडरटेकिंग्स हैं, वहाँ से आपको मिलता है। जैसे कि डिस्कॉम्स जो हैं, बिजली की वितरण कंपनियां, वो राज्य सरकारों के अंतर्गत आती हैं, तो यहाँ की जो इनकम होती है वो राज्य सरकारों के पास जाती है। ऐसे ही स्टेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उधार ले सकती हैं, रॉयल्टीज़ मिलती हैं माइंस से और जंगलों से जो वो मिलती है। ग्रांट्स इन एड यानी केंद्र सरकार जो पैसा देती है ग्रांट की तरह, वो राज्य सरकारों के आय का स्रोत बनते हैं।